दो काली और तीन गोरी बहुओं का बंटवारा। वर्षा, मेघा बहू, अपनी तीनों देवरानियों को उनके कमरे में ले जाओ। तीनों आराम कर लेंगी, काफी थक गई होंगी। हम क्या इनके नौकर हैं जो इन्हें इनके कमरे तक लेकर जाएं? वर्षा बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? घर में आई नई नवेली बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? तो माँ जी, आप ही बताइए, हम इन गरीबों से कैसे बात करें? हमने आपको कितनी बार कहा था कि इन भिखारियों को हमारे घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने एक नहीं मानी। ये तो अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी दहेज में लेकर नहीं आई। अगर आप हमारी बताई हुई लड़कियों से हमारे देवर की शादी करवाती तो वो अपने साथ ट्रक भर कर दहेज लाती। बहू, तुम दोनों को पता है ना, दहेज लेना एक कानूनी अपराध है। तुम्हारी शादी में भी मैंने तुम्हारे घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा था। और इंसान की पहचान उसके अमीर या गरीब होने से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव से होती है। इतना कहकर पल्लवी पूजा, आरती और उमा को उनके कमरे तक ले जाती है। पूजा, आरती और उमा को अपनी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ता देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि उनके साथ उनकी सास पल्लवी का अच्छा बर्ताव है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब मेघा और वर्षा घर के सारे काम अपनी तीनों गरीब देवरानियों से करवाती हैं और खुद बैठकर पूरा दिन आराम करती हैं। मेघा बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बनाकर ले आओ और थोड़ा मेरा सर भी दबा दो। माँ जी, ये सारे काम मुझसे नहीं होंगे। अपनी उन तीनों गरीब बहुओं से बोलिए, मुझे अपनी किटी पार्टी में जाना है और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए ना टाइम नहीं है, ओके? इतना बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। मेघा की बात सुनकर पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। दूर खड़ी आरती सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद आरती किचन में जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, माँ जी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो तो उनके लिए एक कप चाय बना दो, जब तक मैं उनके सर की मालिश कर देती हूँ। ठीक है आरती, तुम जाओ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। माँ जी दिखाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, आप देखिएगा चाय पीने के थोड़ी ही देर में आपका सर दर्द कैसे गायब हो जाएगा। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। बहू, तुम तीनों रंग रूप में ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत साफ हो, और वो मेरी बड़ी बहू है मेघा और वर्षा। ना तो उनका रंग रूप साफ है और ना ही उनका दिल। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। वर्षा और मेघा भाभी का दिल की बुरी नहीं है, बस उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है। एक दिन उनका स्वभाव जरूर बदल जाएगा। मेघा और वर्षा भले ही अमीर घर से थीं, लेकिन रंग रूप में बहुत ही ज्यादा काली थीं। पूजा, आरती और उमा का रंग वर्षा और मेघा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा गोरा था और तीनों दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती थी, जिस वजह से मेघा और वर्षा अपनी तीनों देवरानियों से बहुत जला करती थी। हमेशा उनके सामने अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर उनकी गरीबी का मजाक बनाया करती थी। हाँ, जिस घर में खाना मिलेगा या नहीं, कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खाने का तो नाम और निशानी नहीं है। कहाँ मर गई तीनों की तीनों? क्या हुआ वर्षा बहू, क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ना जाने तीनों की तीनों अभी तक खाना क्यों नहीं बनाकर लाई हैं। कभी तुम दोनों भी घर के किसी काम को हाथ लगा लिया करो। गायों की तरह दिन भर एक जगह पड़ी रहती हो। एक कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है, लेकिन तुम तो उस कुत्ते से भी गई गुजरी हो। अब घर का सारा काम वो बेचारी तीनों ही करेंगी क्या? वो तीनों इस घर की बहू हैं, तुम दोनों नहीं हो क्या? माँ जी, तमीज से बात कीजिए, भूलिए मत हम इस घर की बेटी हैं। उन तीनों की इस घर में सिर्फ नौकरानी की जितनी औकात है, उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि वो हमारे बराबर खड़ी हो सके, और आपने उन तीनों को इस घर की बहू बनाकर लाकर रख दिया। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। क्या? अब तुम दोनों इस घर का बंटवारा करोगी? अरे बहू का तो फर्ज होता है सबको एक साथ रखना, रिश्तों में मिठास बनाना, लेकिन तुम दोनों तो डायन निकली, डायन। मैं तो आस्तीन में 2 सांप पाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू हमें उन तीनों भिखारिनों के लिए हमारी इतनी बेइज्जती करे? इतना कहकर वर्षा और मेघा फौरन ही घर का बंटवारा करते हैं। अपनी तीनों देवरानियों और सास को अपने घर से वो निकाल देती हैं। बंटवारे में मेघा और वर्षा के पास रहने के लिए सारी अच्छी से अच्छी चीजें थी, लेकिन पल्लवी और उसकी तीनों बहुओं के पास एक टूटे फूटे मकान के अलावा और कुछ नहीं था। अब तीनों बहुएं और सास एक टूटे फूटे मकान में ही अपना गुजारा करती हैं। अरे, राशन के तो सारे के सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सुबह से ना ही तो माँ जी ने कुछ खाया है और ना ही हम लोगों ने। क्या हुआ उमा, अभी तक खाना नहीं बना? आरती, राशन का एक भी दाना घर में नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? तो फिक्र मत कर,
ये ले, तेरे ससुर ने ये कंगन मुझे बड़े ही प्यार से दिए थे। इन कंगनों के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है। तू इन दोनों को ले जाकर सुनार के पास बेच दे। उनसे जो पैसे आएंगे उन पैसों से कुछ दिन तो हमारे घर का ना गुजारा हो जाएगा। लेकिन माँ जी, ये कंगन तो आपको पिताजी ने बहुत ही प्यार से दिए थे, आप इन्हें हमारे लिए मत बेचिए। हाँ, लेकिन ये कंगन मेरी बहू से ज्यादा कीमती नहीं। जा बहू, इन्हें जाकर बेच दे। पल्लवी आंखों में आंसू लिए भारी मन से कंगन उतार कर पूजा को दे देती है। पूजा ले जाकर उसे सुनार की दुकान पर बेच देती है। कंगन को बेचने पर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से कुछ दिनों तो घर का गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। गर्मी का मौसम होता है। घर के टूटे फूटे होने की वजह से सूरज की किरणें सीधा उनके घर के अंदर तक आती हैं, जिस वजह से घर किसी भट्टी से कम नहीं लगता था। ज्यादा गर्मी की वजह से पल्लवी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिस वजह से तीनों बहू पल्लवी के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती हैं। लेकिन पल्लवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेघा और वर्षा अपनी सास और तीनों देवरानियों की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन मेघा और वर्षा किचन में खाना बना रही होती हैं। मेघा और वर्षा ने पहले कभी भी किचन में काम नहीं किया होता है, जिस वजह से उनकी लापरवाही से किचन की खिड़की में लगे पर्दे में आग लग जाती है और उनका इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं जाता। धीरे धीरे किचन में आग फैलने लगती है और आग के अचानक इतना फैल जाने से मेघा और वर्षा डरने लगती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, बचाओ बचाओ, आग आग, हमें कोई बचाओ, हमारी कोई मदद करो। मेघा और वर्षा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उमा, पूजा और आरती भागी भागी उनके पास जाती हैं और देखती हैं कि चारों तरफ आग लग गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गई? ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। अब हमें ही दीदियों को बचाना होगा। पूजा, उमा और आरती एक मोटा कंबल ओढ़कर अपनी जान पर खेलकर किचन के अंदर जाती हैं और अपनी दोनों जेठानियों को आग की चपेट में आने से बचा कर ले आती हैं। अपनी तीनों देवरानियों को अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को बचाता देखकर मेघा और वर्षा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास और तीनों देवरानियों से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके और अपनी तीनों देवरानियों के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है। हमने आप सबके साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम तीनों ने आज हमारी जान बचाई। अगर तुम तीनों वहां नहीं आती तो हम उस आग में जलकर मर जाते। दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। हाँ बहू, तुम दोनों की जान बच गई, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। पल्लवी और तीनों बहुएं मेघा और वर्षा को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब पल्लवी अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी एक साथ रहती है। बोनी काली ऐश्वर्या का रिश्ता प्रेम नाम के लड़के से जुड़ गया था। दोनों के माता पिता रिश्ता तय कर रहे थे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर रिश्ता तो तय हो गया है। अब हमें आपकी बेटी पसंद भी है, घर के कामकाज भी आते हैं और आपने बताया कि पार्लर का काम आता है इसे। लेकिन है तो आपकी बेटी बोनी और काली सी। दहेज देती तो आपकी बेटी खुश रहती, वरना हम फिर अपना नहीं सकते हैं। अब मालती बहन, हम गरीब हैं, मैं कहाँ से दहेज जुटाऊंगी? शादी के लिए तो वैसे भी पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास वही है जो भी थोड़ा बहुत जोड़ा है मैंने। ओहो बहन जी, राजू है गन्ने के खेत में। मालती बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी बेटी देखिए कैसी है, फिर भी हम अपना रहे हैं। दहेज तो बनता है, वरना शादी हो नहीं पाएगी। नहीं नहीं, आप दोनों ऐसा मत कहिए, मैं दहेज का इंतजाम कर दूंगी, आप शादी मत तोड़िए। ये कहकर रेवती अपनी बेटी की खुशियों के लिए इस समझौते को मान लेती है और अपना घर बेचकर ऐश्वर्या की ससुराल वालों को दहेज दे देती है, ये सोचकर कि वो उसकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि कमी तो थी। फिर दोनों बच्चों की बहुत धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। पर शादी के अगले दिन ही जब बोनी बहू रसोई में कुर्सी पर चढ़कर खाना बना रही थी तो उसकी सास मालती कहती है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर तू जैसी बोनी बहू से शादी करवाकर मेरे बेटे और मेरे कर्म फूट गए हैं। कितनी देर लगाएगी खाना लाने में, टिंगी बहू? बस माँ जी, बनने वाला है खाना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर तेरी माँ ने नाम तो ऐश्वर्या रखा है, लेकिन है टिंगी हैंडिंग सी। अरे तुम खाना बनाकर ले आओगी आज या नहीं? मुझे ऑफिस भी जाना है। लगता है छोटे छोटे हाथ पैरों से तुमसे काम नहीं होता। तुम्हारी माँ तो बहुत कुछ कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। नहीं नहीं प्रेम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 10 मिनट में खाना लेकर आती हूँ, आपको लेट नहीं होगा।
फिर दोनों माँ बेटी रसोई से चले जाते हैं और ऐश्वर्या खाना बनाकर थोड़ी देर में टेबल पर जैसे तैसे लगा देती है, जिसके बाद सब खाना खाते हैं और जानबूझकर ऐश्वर्या के खाने में कमी बताते हैं। फिर सास उसे ढेर सारे कपड़े देकर कहती है, ले इसे साफ कर। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन तूने इन कपड़ों को गंदा कर दिया तो तेरी चटनी बना दूंगी, समझी बोनी बहू। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। फिर बोनी बहू कपड़े धोकर जब सुखाने जाती है तो रस्सी काफी ऊपर थी, जिस वजह से वो कपड़े सुखा नहीं पाती है। ओहो, अब कपड़े कैसे सुखाऊं? रस्सी बहुत ऊपर है। अरे सीढ़ी रखी है, इसको लेती हूँ। फिर ऐश्वर्या एक सीढ़ी लेकर सारे कपड़े सुखा देती है। दहेज में आए पैसों से ससुराल वाले बहुत ऐश करते हैं। सोने के गहने लेकर आते हैं। अमरीश अपने लिए चैन बनवाता है, बेटी के लिए कार खरीदी जाती है। ससुराल वाले धीरे धीरे ऐश्वर्या को अब टॉर्चर करने लगते हैं। सारा घर का काम वही बेचारी करती है और उसके कम कद की वजह से उसे अक्सर सुनाया भी जाता है और प्रेम उसे अपने पास भी नहीं भटकने देता था। एक शाम काजू बादाम खाते हुए अमरीश पोंछा लगाती हुई बोनी बहू को देखकर कहता है, मालती राजू है गन्ने के खेत में, अब इस बोनी बहू को कब तक हम सब झेलेंगे। बेचारा मेरा बच्चा बोनी ऊपर से काली लड़की से शादी करवा दी, पैसे भी खर्च होने को आए हैं। अजी हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर अब मैं भी इस काली सी बहू को देख नहीं पा रही। आज इसका हिसाब कर देती हूँ। ए टोया, जरा इधर आ, काली कलोटी, जाकर चाय के साथ चीले बना कर ला। बस माँ जी, मैं बनाने ही जा रही थी। ये कहकर ऐश्वर्या स्टूल पर चढ़कर रसोई से चाय और चीला बनाकर अपनी सास ससुर को खिलाती है, लेकिन जानबूझकर मालती अपनी बहू के बाल पकड़कर कहती है, करम जली बोली कलूटन, ये कैसे चीले बनाए हैं? अरे इतनी मिर्ची कौन डालता है? जुबान जला दी तूने मेरी और टिंगी। कुछ काम करना नहीं आता तुझे? तेरी माँ बस ऐसे ही डींगे हाँकती थी। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया होगा। अच्छा जी, राजू है गन्ने के खेत में। मालती, इस छुट्टन काली बहू को जल्दी यहाँ से निकाल दो, कुछ काम करना नहीं आता इसे। ये सुनकर मालती ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसे घर से बेदखल कर देती है और उसका सामान भी निकाल कर फेंक देती है। इस घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे से अब तेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं माँ जी नहीं, दरवाजा खोल दीजिए माँ जी। पापा जी, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? माँ के पास तो जा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने इतना दहेज दिया था। उन्हें पता लगा कि मेरी शादी टूट गई तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर ऐश्वर्या भटकते भटकते एक खंडर जैसे घर में जाती है, जिसकी साफ सफाई करके वो वहीं रहने लगती है। थोड़ा सा छोटा मकान है, लेकिन मैं यहीं रह लूंगी। कोई काम ढूंढ लेती हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। बोनी बहू आसपास की जगह पर काम मांगने जाती है। कोई भी उसकी शक्ल देखकर काम नहीं देता। फिर वो कचरे से खाना उठाकर खा लेती है। एक ब्यूटी पार्लर की दुकान से गुजरती है तो थ्रेडिंग के धागे को और पुरानी कैंची को उठा लेती है। ये धागे और कैंची इतने भी खराब नहीं हैं। क्यों ना मैं भी पार्लर का काम करने लग जाऊं? कोई तो आएगा जो 10 रुपए में थ्रेडिंग बनवाने आएगा। ऐश्वर्या एक टूटे शीशे को कचरे से उठा लेती है, जमीन पर कैंची घिसकर पैना कर लेती है और आती जाती औरतों को आवाज लगाती है, आइए आइए आइए, मात्र 10 रुपए में थ्रेडिंग बनवाइए और 50 रुपए में सुंदर सुंदर हेयर कट करवाइए। अरे अरे, इतना सस्ता बना रही हो? जगह भी अजीब सी है, कहीं खराब कर दिया तो मेरी आईब्रो को? नहीं दीदी, मुझे एक्सपीरियंस है, आप एक बार करवा कर देखिए, वरना पैसे मत देना। अच्छा, कर दो। फिर बोनी ऐश्वर्या 2 ईंट पर चढ़कर लाजो की थ्रेडिंग बनाती है। तुमने तो मेरी बहुत अच्छी आईब्रो बनाई है, करो हेयर कट भी कर दो अच्छा सा, मुझे कल शादी में जाना है। ये सुनकर ऐश्वर्या उसकी हेयर कट भी कर देती है। ये देखकर लाजो को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी उसे 100 रुपए देकर चली जाती है। लाजो की सहेलियां उसके आईब्रो और हेयर स्टाइल को देखकर ऐश्वर्या के पास आते हैं और सब उससे हेयर स्टाइल कट करवाते हैं, जो कि सारी औरतों को बहुत अच्छा लगता है। तुम दिखने में अजीब सी हो, लेकिन काम बहुत बढ़िया करती हो। तुम्हें यहाँ से कहीं अच्छी जगह पर होना चाहिए, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। मेरे पास एक कमरा है, तुम वहाँ आ जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है, खाना पीना सब मैं दूंगी। तुम अकेली हो ना? आपकी शर्त मंजूर है दीदी, लेकिन जब मेरा काम चल जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है।
फिर ऐश्वर्या शिवानी के रूम को ले लेती है, जहाँ शिवानी उसके पार्लर को अच्छा बनाने में मदद करती है और बाहर बोर्ड लगा देती है। धीरे धीरे उसकी सोसाइटी की सारी औरतें कम प्राइस पर उसके पार्लर में आकर अपना मेकओवर करवाने लगती हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उसके पार्लर के बाहर लाइन लग जाती है। अरे अरे कितना टाइम लगेगा, मैं कब से वेट कर रही हूँ, पार्टी में जाना है और तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। बस मैम थोड़ी देर और, नेक्स्ट नंबर आपका ही है। अब मुझे अपनी हेल्प के लिए 2-3 लड़कियों को रख लेना चाहिए, पैसे तो अच्छे आ ही रहे हैं। इस तरह ऐश्वर्या 2 लड़की को अपनी हेल्प के लिए पार्लर में रख लेती है, जिससे अब उसका काम आसान हो जाता है। धीरे धीरे ऐश्वर्या अपने पार्लर के लिए इतना फेमस हो जाती है कि बड़े बड़े आर्टिस्टों का मेकअप करती है और शिवानी को उसके हक के पैसे लौटा देती है। एक दिन वो बड़ी सी कार में बैठकर इवेंट में जा रही थी, तो उसके सास ससुर और पति उसे देखकर गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं। फिर ऐश्वर्या की गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर, इस गाड़ी को यहाँ पार्क कर दो। बहू बहू, ऐश्वर्या बहू, तो इतनी बड़ी कलाकार बन गई। बहू वापस आ जाओ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन तू बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। हाँ ऐश्वर्या, वापस आ जाओ। जब तुम थी तो हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता था, पर हमने कभी कहा नहीं। पर अब आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ गई और ये गरीबों जैसी हालत क्यों कर ली है आपने? राजू है गन्ने के खेत में। बहू, हमसे गलती हो गई, माफ कर दे। हम दहेज के लालच में अंधे हो गए थे, उसी कारण हमने प्रेम की दूसरी जगह शादी कर दी और वो लड़की हमारे सारे पैसे जेवर लेकर भाग गई, इसलिए आज हमारी ये हालत है। माफ कर दे बहू, तेरे पैर पड़ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसे मत कीजिए। अगर आप मुझे दिल से अपना रहे हैं तो मैं आ जाती हूँ। चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। इसके बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है। फिर वो भी इवेंट को एंजॉय करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। वो सब सुधर जाते हैं और बोनी बहू की तरक्की के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।